जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हमने कक्षा 6 के जियोग्राफी के 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उसी क्रम में आज हमारा अगला चैप्टर है हमारा देश भारत। इसमें आपको पहले वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में बेसिक जानकारी प्रदान की गई थी। अब जहाँ पर आपको जिस देश में हम निवास करते हैं, जिस देश के हम नागरिक हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। अब जैसा कि आपको पता है कि हम हर चैप्टर के पहले आपको पीडीएफ रीड करके सुनाते हैं और साथ-साथ में उसे लघु रूप में समझाने की कोशिश करते हैं और अंत में आपको एमसीक्यू कराए जाते हैं और साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि आपके फैक्ट और कॉन्सेप्ट सब कुछ बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। तो इसी क्रम में आज का चैप्टर शुरू करते हैं। अपना ध्यान चैप्टर पर केंद्रित रखें, हर लाइन को समझने की कोशिश करें और अंत में आप जब इस अच्छे से हर लाइन को समझें और फैक्ट कॉन्सेप्ट को समझें और अंत में जब हम आपको एमसीक्यू कराते हैं तो उसका जवाब देने की समय प्रयास करें ताकि आपका रिवीजन भी एक ही वीडियो में हो जाए और अंत में आपको लिखने से आपको इस चैप्टर की संपूर्ण विषय वस्तु आसानी से समझ आ जाए। तो हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आपको भारत के भौतिक और प्रशासनिक प्रशासनिक भागों में जैसे कि 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत को बांटा है। तो वो प्रशासनिक स्थिति के बारे में बताया जाएगा भारत की और भौतिक स्थिति के बारे में बताया जाएगा। तो चैप्टर इसी क्रम में शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में जो है हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, जैसा कि आपको पता है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अब भारत को क्या बोला इन्होंने? प्रायद्वीप बोला। तो प्रायद्वीप होता क्या है, इसकी परिभाषा इस ब्रैकेट में दी हुई है। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। तो भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहा गया। आगे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी 32,84,263 वर्ग किलोमीटर भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। तो आप इसका मान लीजिए कि ठीक है, मतलब कि उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है वो कितनी है? वो 32 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक 32 तो वैसे दी हुई है, इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है वैसे पूरी। एग्जैक्ट आंकड़े यदि देखें तो वो 3214 किलोमीटर है, ठीक है। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार कितना है? 2900 किलोमीटर। एग्जैक्ट आंकड़े देखेंगे आप तो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। ऊंचे अब आपको जो इसके एग्जैक्ट आंकड़े जो है ना, हम आपको नोट्स में प्रोवाइड करवाएंगे। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। तो हमारे भारतीय के जो भौतिक स्थल रूप है उनमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं को में दिखती है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारी विविधता होने के बावजूद भी हमारी परंपराओं में ही एकता है, तो उसके बारे में बताया गया है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है और अब तो 135 करोड़ से भी ज़्यादा है भारत की आबादी। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ब्रैकेट में देते हैं। बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की तरफ बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 है, कनाडा में 6 मानक समय है। अब देखो, मैंने आपको जो पृथ्वी आपने पिछले यदि चैप्टर पढ़े हैं
तो उसमें आपने अक्षांश और देशांतरों के बारे में चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा है। वहाँ पर आपको भारतीय मानक समय भी बताया गया है, 82.5 डिग्री है भारत, जो कि भारत का मानक समय माना जाता है। और उसी तरह विश्व का क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का क्षेत्रफल बहुत अधिक हो जाने के कारण वहाँ पर 6-6, 7-7 क्या है देशांतर गुजरते हैं। इसलिए अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग उनका समय है, ठीक है? समय जो उनका निर्धारण है वो अलग-अलग, कहीं पर 2 बजते हैं तो कहीं पर 4 बजे होते हैं उसी टाइम पर, ठीक है? तो ये उनका क्या है अलग-अलग समय निर्धारण है, ठीक है? लेकिन भारत में एक ही है क्योंकि भारत एक ही देशांतर के बीच में स्थित है लगभग, और इसीलिए भारत को जो देशांतर बीच में से गुजरता है उसी के आधार पर भारत का एक ही समय पूरे भारत में मान लिया गया है। इसे भारत का मानक समय कहा जाता है। अब आपको भारत की स्थिति बताई गई है, ठीक है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। आपको पीछे इनके राज्य शायद मैंने बताए हैं, आप उन्हें याद कर लें, ठीक है? 8 राज्यों से गुजरती है और जो झारखंड की राजधानी रांची है वो कर्क रेखा के ऊपर ही पड़ती है, ठीक है? आपको पता होगा कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मैंने आपको पीछे दिखाया था। चलो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ नाम कौन-कौन से राज्य से गुजरती है। सर्वप्रथम जो कर्क रेखा है जो गुजरात से गुजरती है, फिर राजस्थान से गुजरती है, फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से गुजरती है, फिर झारखंड से, फिर पश्चिम बंगाल से, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह जो है जो हमारी कर्क रेखा है जो है कितने राज्यों से गुजरती है तो 8 राज्यों से गुजरती है, जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है? देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार यानी अक्षांश में बताया जा रहा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, ठीक है? तो ये भारत का आपको अक्षांशीय विस्तार बता दिया गया। अब पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का जो विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। तो अब भारत का अब आपको देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार बता दिया गया है, इसको अपने ध्यान में रखना है, ठीक है? अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? अब आपको पता ही है, ठीक है? किस गोलार्ध में होगी? तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण, और ये 30 है जहाँ 29 दिया हुआ है, के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। अब भारत का जो देखिए, अब जो भारत क्या है 68 डिग्री पूर्वी तो हमारे देशांतर से है, मतलब तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का अंतर आता है। 30 डिग्री के कारण आपको पता है कि 1 डिग्री पार करने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है, आपने पीछे अभी पढ़ा, ठीक है? तो अब आप 30 और 4 का इंटू करो, ठीक है? अब आप टाइमिंग निकाल सकते हो, मिनट निकालोगे, तो जब आप मिनट निकालोगे तो आपको कितना समय मिलेगा? 2 घंटे समय, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय का अंतर लगभग कितना मिलेगा आपको? 2 घंटे मिलेगा, ठीक है? अब आप देखिए कि आपने 30 को 4 से इंटू किया तो कितने बने? 120 बन गए, ठीक है? अब 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है? तो 120 को आप टाइम में डिवाइड करो, यानी मिनटों में डिवाइड करो, तो 60 मिनट और 60 मिनट 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट और 60 मिनट कितने हो गए? 2 घंटे हो गए। यानी 30 डिग्री को पार करने में भारत में जो समय है उसका अंतर कितना हो जाएगा? 2 घंटे हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच जो समय का अंतर है वो कितना है?
वो कितना है, वो 2 घंटे है। अब आपको मैंने प्रैक्टिकली बता दिया, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है? 4 मिनट का अंतर होता है 1 डिग्री देशांतर के लिए, ठीक है? पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, ठीक है? आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है, ठीक है? क्योंकि जब भारत के मध्य से गुजरता था और पूरे भारत में एक ही समय मानने के लिए, जैसा जो समय की जो अलग-अलग स्थितियां हैं उसकी समस्या उत्पन्न न हो, इसीलिए भारत का एक ही समय मानक मानक समय यानी 82.5 डिग्री मान लिया गया है, जिससे पूरे भारत में एक ही समय होता है, अलग अलग टाइम नहीं होता। इस याम्योत्र को भारत का मानक याम्योत्र भी कहा जाता है, ठीक है? अब आगे चलते हैं भारत के पड़ोसी देश, ठीक है? जैसा कि आपको नक्शे में दिखाया गया है, 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इनकी सीमाओं से जुड़ी हैं। चित्र 7.1 से इन देशों के नाम का पता लगाइए। तो पहला स्थलीय बोला है, यानी भूमि से भूमि, जमीन से जमीन लगती है भारत के साथ, उन देशों की सीमाओं को स्थलीय सीमा कहते हैं। तो पहली हमारी पाकिस्तान है, ठीक है? और दूसरी जो हमारी है वो है अफगानिस्तान, ये 106 लगती है इसकी। और जो हमारी चाइना है, इसके बाद चाइना आ जाती है, उसके बाद नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार और फिर बांग्लादेश। आपको पता होगा कि हमारी जो सबसे कम जो सीमा लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है 106, ठीक है, किलोमीटर। और जो हमारी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो 1094 किसकी लगती है, बांग्लादेश की लगती है, ठीक है? तो सबसे बड़ी स्थलीय, विश्व की सबसे बड़ी स्थलीय सीमाओं में से एक सीमा है हमारी बांग्लादेश के साथ, ठीक है? आगे चलते हैं। अब ये आपको प्रशासनिक विभाजन बताया गया है, भारत का प्रशासनिक विभाजन यानी राजनीतिक विभाजन मान लीजिए, ठीक है? तो इसमें आपको सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दिखाएंगे और उनके साथ में राजधानियां दिखाएंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, श्रीनगर है जम्मू और कश्मीर की, और लद्दाख ये मान लीजिए आप, ठीक है? और जो हमारी उत्तराखंड है इसकी देहरादून है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, बिहार की पटना है, और इधर अरुणाचल प्रदेश की दी हुई है ईटानगर, असम की दी हुई है दिसपुर। जो नीचे साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं ये आप देख लेना बाद में। मध्य प्रदेश की भोपाल दी हुई है, छत्तीसगढ़ की रायपुर दी हुई है, उड़ीसा की बवशीर दी हुई है। ये ना भूषीनगर है, ये दिखाई नहीं दे रहा साफ यहाँ पर, तो आपने इनकी याद कर लेना। जैसे जो अभी तेलंगाना की है वो हैदराबाद है, अभी इसकी अमरावती बन जाएगी कुछ टाइम बाद और फिर वो आंध्र प्रदेश की हो जाएगी वापस। इधर कर्नाटक की दी हुई है बेंगलुरु, फिर तमिलनाडु की दी हुई है नीचे, फिर केरल की दी हुई है, ठीक है? और आपको पता हो कि अंडमान निकोबार की कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर है, और लक्षद्वीप की तो आपको पता है कि ये इधर हमारी स्थलीय भूमि में पड़ती है, ठीक है? तो ये आप एक बार देख लेना इनकी सारी। आगे चलते हैं। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? तो दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो आपको अब जो स्थलीय सीमा के द्वारा जो देश भारत से नहीं जुड़े हुए हैं उनके 2 ही देश हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव, वो बता दिए गए हैं, और ये पाक जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। अब राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन बताया गया आपको, ये भौतिक है, ठीक है? राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन के अंतर्गत क्या है कि भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों नहीं, अब ये 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में, जे आप चेंज कर लेना, में बांटा गया है।
दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। ठीक है, तो इधर आपको यह साइड में जलोढ़ निक्षेप क्या होते बताया गया है। जो नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। जो नदियाँ जो ऊपर से हिमालय या फिर इधर हमारे पठारी अरावली जैसे क्षेत्रों से जो नदियाँ वो अपने साथ बहुत सारी अपने पानी के बहाव के साथ बहुत सारी मिट्टी लेकर आती है, उसे ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जो मैदान में जाकर उत्तरी मैदान में जाकर इसका निक्षेपण कर देते हैं, मतलब जहाँ पर उसका जमाव हो जाता है। अब सहायक नदी क्या होती है, जो तो आपको पता ही भी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सहायक नदी कहते हैं। अब आपको भौतिक विभाजन बताया जा रहा है, तो एक बार पीछे नक्शे में वापस देख लें भौतिक विभाजन कैसे कैसे है। ये हमारा हिमालय क्षेत्र है, ये हमारा सारा हिमालय क्षेत्र है इधर से लेकर यहाँ तक। ये इधर भी ये हिमालय का ही ये पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और ये जो ग्रीन आपको दिखाया गया ये हमारा मैदानी भाग है। ठीक है, ये हमारा मरुस्थल वाला हिस्सा है, ये हमारा मैदानी भाग है, ये भी क्या है, ये मैदानी भाग है। ठीक है, और ये आपको येलो येलो दिखाया है, ये हमारा पठारी भाग यानी उठा हुआ कटा फटा भाग है, ये हमारा पठारी भाग है। ठीक है, तो ये भारत का भौतिक विभाजन है। ये तटीय मैदान है, ये तटीय जो मैदान है हमारे पश्चिम तटीय मैदान, ये इधर मैदान है इसके, जहाँ पर खेती वगैरह बहुत अच्छी होती है। और इसी तरह यहाँ भी पूर्वी मैदान भी, और यहाँ पर भी खेती वगैरह बहुत अच्छी होती है। इसे पश्चिमी घाट कहते हैं, जहाँ पर सह्याद्री कहते हैं, और इसे पूर्वी घाट कहा जाता है। ठीक है, इस तरह इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, और इसे उत्तरी मैदान कहा जाता है। ठीक है, और ये पीला पीला वाला जो क्षेत्र है इसको पठार कहा जाता है। ठीक है, ये है भारत का भौतिक विभाजन। अब हम लिखित रूप में इसे समझते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत हैं, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। ठीक है, तो भारत की भौतिक आकृतियों के नाम जान लीजिए, जहाँ पर्वत भी पाए जाते हैं, जहाँ पठार भी पाए जाते हैं, जहाँ पर मैदान भी पाए जाते हैं, तट भी हैं और द्वीप समूह भी हैं। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय छतरी का क्या करता है, कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर, तो हिमालय का शाब्दिक अर्थ का क्या हुआ, बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वैहद हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। ठीक है, मध्य हिमालय या इसके बाद जो आता है वह मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमाद्री के नाम में हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो हिमाद्री जो सबसे ऊपर है उसके नीचे मध्य हिमालय या फिर हिमाचल स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय में जहाँ फिर हिमाचल में पाए जाते हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम को बताइए तो आप बता सकते हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, तो आपको हिमालय की जहाँ पर 3 श्रृंखलाएं बताई गई हैं। पहली श्रृंखला है हिमाद्री जहाँ पर वहत हिमालय, दूसरी श्रृंखला है मध्य हिमालय जहाँ फिर हिमाचल, और अंत की जो आपको श्रृंखला बताई गई है हिमालय की वो है शिवालिक। ठीक है, तो तीनों का नाम याद रखना है आपको। इधर बैक्ट में क्या लिखा हुआ, क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन करती हैं, तो हमारी भारतीय देश में बहने वाली दो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करते हैं। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, और उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। ठीक है, ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। आगे हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। ठीक है, नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या बहुत अधिक है। तो जितनी ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियां होगी मनुष्य के रहने की, वहां पर उतनी ही अधिक जनसंख्या होगी। ठीक है, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है, यह सूक्ष्म गर्म तथा रेतीला स्थल है, जहां वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। अब आपको पहली आकृति तो हिमालय के बारे में बता दी गई, फिर आपको दूसरी मैदान के बारे में बता दी गया, फिर आपको भारतीय मरुस्थल के बारे में बताया गया, आगे है वो आपको प्रायद्वीप पठार के बारे में बताया जा रहा है।
इसकी आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है, ठीक है? इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इनके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। पठारी भाग के उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है? अरावली पर श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो जो फैक्ट है आपको ध्यान रखना है, ठीक है? विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। जो मैं आपको अभी ऊपर फिर से दिखाऊंगी। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट जहाँ सह्याद्री तथा पूर्वी में पूर्वी घाट स्थित है, जो मैंने आपको अभी बताए थे ऊपर। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ और असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे लोहा, जैसे कोयला, लोहा या आदि के प्रचुर प्रचुर मात्राएं पाए जाते हैं। तो पठारों से क्या मिलता है? पठारों से खनिज वगैरह मिलते हैं, मैगजीन मिलते हैं, कोयला मिलता है, लोहा इत्यादि खनिज मिलते हैं, ठीक है? पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया था, ठीक है? तो एक बार वापस देख लेते हैं हम लोग, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा डायग्राम के साथ। ये देखिए, आपको पहले हिमालय के 3 भागों में बारे में बताया गया। पहले वहत हिमालय, जहाँ फिर हिमाद्री के बारे में बताया गया। फिर आपको इसके मध्य हिमालय में, जहाँ फिर हिमाचल के बारे में बताया गया। फिर आपको जिस अंत की जो हिमालय की श्रेणी है, शिवालिक के बारे में बताया गया। फिर आपको उत्तरी जो गंगा का मैदान या फिर उत्तरी मैदान है, उसके बारे में बताया गया और इनका निर्माण कैसे कैसे हुआ, ये भी आपको बताया गया। इधर से भी नदियाँ आती हैं और इधर से भी नदियाँ आती हैं, और ये अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेकर आती हैं, जिनका निक्षेप जहाँ पर उस मिट्टी का जमाव हो जाता है, और इससे जहाँ पर उपजाऊ भूमि का निर्माण हो जाता है, जो कि उपजाऊ होती है कृषि इत्यादि के लिए। और कृषि इत्यादि के लिए बहुत उपजाऊ होने के कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है, ठीक है? फिर आपको भारतीय मरुस्थल के बारे में बताया गया, जो कि पश्चिम भाग में पड़ता है, ठीक है? जहाँ बहुत कम वर्षा होती है और जहाँ पर वनस्पति भी बहुत कम है। अधिकतर जो भाग है वो रेतीला है, तथा जहाँ पर जनसंख्या भी बहुत विरल पाई जाती है, ठीक है? फिर आपको मैदानी भागों पठार के बारे में बताया गया। ये देखिए, पठार का जो आकार है वो क्या है? त्रिभुजाकार है, ठीक है? भारतीय उपमहाद्वीप में पठारी भाग का आकार क्या है? त्रिभुजाकार है, जैसा कि जहाँ पर आपको दिखाया गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है? और इसके उत्तर में क्या है? विंध्य श्रेणी पड़ती है, ठीक है? इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी पड़ती है, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है? और इसके बीच में सतपुड़ा, इसके विंध्य जो पर ये देखिए, जो विंध्य श्रेणी है और जो सतपुड़ा श्रेणी है, इनके बीच में से कौन कौन सी जो नदी है वो गुजर रही है? नर्मदा नदी, और साथ में इसके नीचे से ताप्ती नदी। ये दोनों कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिर रही हैं। और अब आपको आगे बताया गया था पश्चिमी घाट, जहाँ फिर सह्याद्री, तो ये है पश्चिमी घाट, ठीक है? ये पश्चिम घाट है, यहाँ पर सह्याद्री है। और इसी तरह इधर भी एक पूर्वी घाट है, जहाँ पर सह्याद्री है। जानिए, ये वाला हिस्सा ऊंचा है और ये वाला जो मैदानी हिस्सा है ये थोड़ा नीचा है, ठीक है? और जहाँ पर ये मैदानी हिस्सा है, जहाँ पर कृषि आदि वगैरह बहुत अच्छे से होती है, जहाँ पर भी कृषि आदि वगैरह बहुत अच्छे से होती है। तो इतनी आकृतियों के बारे में आपको बताया गया है। अभी आगे चलते हैं, आपको समझ आ गया होगा डायग्राम की सहायता से अच्छे से। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं, ठीक है? और पूर्वी तटीय जो मैदान है अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब ब्रैकेट में क्या बताया गया है? क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पोलिप कहा जाता है। जब जीवित जो पोलिप होते हैं, जो प्रवाल होते हैं, मरते हैं, तब उनका कंकाल बच जाता है और अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है। यानी एक प्रवाल मर गया, यानी या फिर पोलिप मर गया, तो उसका जो कंकाल होता है वो वैसे ही सुरक्षित पड़ा रहता है, क्योंकि वो नष्ट नहीं होता है, वो बहुत कठोर होता है, वो कैल्शियम का बना होता है, ठीक है? और उसके ऊपर के ऊपर जो दूसरे प्रवालों का विकास होता जाता है। जब वो मर जाते हैं तो ऊपर से ऊपर उनके प्रवालों का एक स्तर बनता जाता है, ठीक है? तो वो हिस्सा जो है ऊपर उठता जाता है, ठीक है? जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं और इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण हो जाता है। आपको पता है कि हमारा जो लक्षद्वीप अरब सागर में जो हमारा केंद्र शासित है लक्षद्वीप प्रदेश पड़ता है, वो क्या है? वो प्रवालों का बना हुआ है, ठीक है? वो प्रवालों का बना हुआ है, ठीक है? अब आगे चलते हैं।
भारत में 2 द्वीप समूह हैं, तो अब आपको भारत का भौतिक प्रदेश बताया गया था। भौतिक विभाजन में आपको पहले प्रशासनिक विभाजन बताया गया, ठीक है? पहले आपको भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्रफल बताया गया, फिर आपको भारत की लंबाई बताई गई 14 है किलोमीटर, फिर आपको भारत की चौड़ाई बताई गई जो कि 33 है, यानी 33 है, ठीक है? और यानी 29-33 है, ठीक है? ये भारत की क्या है, ये भारत की चौड़ाई है। भारत की लंबाई आपको कितनी बताई गई है? 32-14 बताई गई है, ठीक है? और भारत का क्षेत्रफल आपको कितना बताया गया? तो भारत का क्षेत्रफल आपको 32,84,263 वर्ग किलोमीटर बताया गया है, ठीक है? फिर आपको भारत के देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार के बारे में बताया गया। भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और जो भारत का देशांतरीय विस्तार बताया गया वह 68.7 डिग्री से लेकर 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट बताया गया है, ठीक है? तो इस तरह आपको देशांतीय और अक्षांशीय विस्तार बताया गया, भारत की लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल बताया गया। फिर आपको भारत को 2 भागों में बांट कर बताया गया। पहला उन्हें बताया, फिर आपको कर्क रेखा के बारे में बताया गया कि जो कर्क रेखा है जो भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। मैंने आपको इसके राज्य भी बताए हैं कि कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला हमारा गुजरात है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम है, ठीक है? तो ये 8 राज्य आपको बताए गए। और मैंने आपको फैक्ट बताया कि जो रांची जो राजधानी है वो कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है। और जो महत्वपूर्ण राजधानियां हैं जैसे गांधीनगर होगी और अहमदाबाद होगी जो कर्क रेखा के बहुत ही नज़दीक पड़ती हैं, ठीक है? तो अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद, जहाँ पर भोपाल जो है ये कर्क रेखा के नज़दीक पड़ते हैं, ठीक है? तो ये मैंने आपको फैक्ट बताया। इसके बाद आपको इनका प्रसार, भारत का राजनीतिक विभाजन बताया गया है कि भारत को 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, ठीक है? और वो आप डायग्राम में देखकर, आप पुश करके पीछे जाकर देखकर आप वहाँ पर इन सभी राज्यों की राजधानी आदि वगैरह देख सकते हैं। और फिर आपको इसके भौतिक विभाजन के बारे में बताया गया, भारत के भौतिक विभाजन के बारे में बताया गया। भारत के भौतिक विभाजन में पहले आपको पर्वतों के बारे में बताया गया, फिर आपको मैदानों के बारे में बताया गया, फिर आपको पठार के बारे में बताया गया, फिर आपको थार महामरुस्थल के बारे में बताया गया, फिर आपको जो हमारी द्वीप समूह हैं उनके बारे में बताया गया। तो हमने हिमालय जनी पर्वतों के बारे में पढ़ लिया है, मैदान के बारे में पढ़ लिया है, तटीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ लिया है, पठार के बारे में पढ़ लिया है, थार का महामरुस्थल के बारे में पढ़ लिया है। अब हमने जो आगे पढ़ना जो बच गया, वो जो भौतिक विभाजन में बच गया है वो है हमारे द्वीप समूह। तो इस पैराग्राफ में आपको द्वीप समूह के बारे में बताया जा रहा है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो अंडमान निकोबार हुआ था, ठीक है? और इसका जो इसका राजधानी का थोड़ा क्षेत्र है वो भी डूब गया था, ठीक है? तो उन्हें नुकसान पहुंचा था। ये बहुत ही भयंकर थी सुनामी। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट पर से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है। अब आपको सुनामी के बारे में बताया गया कि सुनामी होती क्या है। तो सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। अब आगे एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन है कि भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम लिखिए। तो आप बता सकते हैं कि भारत को हमारे जो पर्वतों के रूप में पर्वत भौतिक प्रदेश यानी हिमालय के रूप में बांटा गया है। और फिर आपको मैदान भौतिक प्रदेश यानी उत्तरी मैदान आदि के बारे में आदि के रूप में बांटा गया है। और फिर पठार यानी जो हमारा त्रिभुजाकार पठार है भारत के मध्य भाग में पूरा पड़ता है, उसमें बांटा गया है। फिर आपको थार मरुस्थल के रूप में बांटा गया, तटीय मैदानों के रूप में बांटा गया है और घाटों के रूप में भी बांटा गया। तो इस तरह आप इन्हें के भौतिक विभाजन के बारे में बता सकते हैं। आगे भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। तो पहले आप पाकिस्तान कर सकते हैं, फिर अफगानिस्तान, फिर चाइना, फिर जो हमारा नेपाल है, फिर भूटान, फिर म्यांमार और फिर बांग्लादेश, ठीक है? जो स्थलीय सीमा के देश हैं। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती है, ये प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं।
गंगा या ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम क्या है? तो आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है और इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किन दो राज्यों की राजधानी एक है? तो आप चंडीगढ़ और पंजाब की बता सकते हैं। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या का निवास क्यों है? क्योंकि वहाँ का जो भूमि है वो अधिक उपजाऊ है और वहाँ पर समतल जमीन है जहाँ पर निर्माण गतिविधियाँ आदि वगैरह बहुत आसानी से हो सकती हैं और मानव के निवास के अनुकूल परिस्थितियाँ होने के कारण वहाँ पर जनसंख्या का सबसे अधिक दबाव पाया जाता है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब प्रवाल द्वीपों से बना है, जब एक प्रवाल द्वीप मर जाता है तो उसका जो कंकाल होता है यानी घोल होता है कैल्शियम का जो बना होता है वह वहीं पर ही पड़ा रहता है और उस कंकाल या उस घोल के ऊपर बहुत सारे प्रवालों का निर्माण होता जाता है जब वो अपना जीवन यापन करते हैं। अंत तक जब वो मर जाते हैं तो एक बड़े ऊंचे स्तर पर क्या होता है प्रवाल द्वीपों के कंकालों का एक जमाव हो जाता है और वो उससे एक द्वीप बन जाता है। तो इसलिए जो इसी तरह हमारे लक्षद्वीप का निर्माण हुआ तो इसीलिए ही लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारत के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय सॉरी हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है। सह्याद्री को उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम घाट के नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह है। भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को हम वहद हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो आपके इस तरह क्वेश्चन हो गए हैं। और जो कर्क रेखा है जो भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। मैंने आपको इनके नाम भी बता दिए हैं और ठीक है, इस तरह जो हमारा जो चैप्टर है जो कंप्लीट होता है। मैंने आपको पूरे चैप्टर को रीड करके उसको लघु रूप में समझाने की कोशिश की है और अब हमने एमसीक्यू भी कर लिए हैं। अब हम इसके नोट्स पर चलते हैं। अब आपको नोट्स दिए जाएंगे। अब आप उन नोट्स को अपने गप्पे पर उतार लें ताकि आपको इस चैप्टर की विषय वस्तु बहुत आसानी से समझ आ जाए। चैप्टर 7 हमारा देश भारत। भारत के उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब जहाँ पर एग्जैक्ट है ये, ठीक है, आप इसे याद रखना। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट आंकड़ा है हमारे क्षेत्रफल का, आप ध्यान रखना। आगे है कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जानी भारत की लंबाई कितनी है? तो 3,214 किलोमीटर है तथा पश्चिम में कच्छ से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक का भारतीय विस्तार कितना है? 2,933। यानी भारत की चौड़ाई कितनी है? तो 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, अब आपको भारत की स्थिति के बारे में बताया गया है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 4 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। ठीक है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। ठीक है, तो जो आपको भारत का देशांतर अक्षांशीय विस्तार दोबारा बता दिया गया है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। मैंने आपको प्रैक्टिकल भी बताया था क्योंकि भारत का क्षेत्रफल है वो 30 डिग्री देशांतरों में फैला हुआ है। तो 1 डिग्री को पार करने में यदि 4 मिनट लगते हैं तो 30 डिग्री को पार करने में 120 मिनट लगेंगे। अब 120 मिनट लगेंगे तो भारत और जो हमारे गुजरात है इनके मध्य में आपको समय अंतराल कितने मिलता है? 2 घंटे मिलता है। 120 मिनट यानी 2 घंटे। ठीक है, तो आपको प्रूफ भी आपको बताया गया था। तो भारत के पड़ोसी देश, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन है। ठीक है, अब आपको राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन के बारे में बताया गया। तो भारत को 26 राज्यों में 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। ये आपको भारत के प्रशासनिक विभाजन के बारे में बताया गया है जहाँ हर नगर राज्य दिया गया है और फिर उसकी राजधानी भी लिखी गई है। आप ध्यान से देख लेना, आपकी हो जाएगी।
ठीक है, अब ध्यान से देख लेना इसे पोज करके। गुजरात की गांधीनगर है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, महाराष्ट्र की मुंबई है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, कर्नाटक की बंगलोर है, तमिलनाडु की चेन्नई है और केरल की तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। नीचे श्रीलंका दिया हुआ है और इधर जो झारखंड की रांची है, बिहार की पटना, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है और जो हिमाचल उत्तराखंड की आपको देहरादून दी गई है, ठीक है। तो ये आप पॉज करके देख लेना। इधर भूटान के असम की आपको दिसपुर दी गई है, नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की इम्फाल है, मिजोरम की आइजोल है, त्रिपुरा की अगरतला है और जो हमारा ये मणिपुर है इसकी कितनी है, इसकी कौन सी राजधानी, तो इसकी शिलोंग है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, आपको पता ही है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। तो इस तरह आप इनकी राजधानियां भी ध्यान रखना, आपको हर राज्य की राजधानी भी याद होनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक जानकारियां हैं, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिक है। चलो ठीक है, मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ। जम्मू और कश्मीर आप श्रीनगर लेंगे, अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, ठीक है। अब पंजाब और हरियाणा की आप चंडीगढ़ लेंगे, राजस्थान की जयपुर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, हमारे उत्तराखंड की देहरादून है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, ये आपको ऊपर हिमाचल प्रदेश में बोली गई थी, शिमला है इसकी, मध्य प्रदेश की भोपाल है, गुजरात की गांधीनगर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, तेलंगाना की हैदराबाद है। अभी इसकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अभी एक ही है हैदराबाद, अब इसकी जल्द ही वो अमरावती बन जाएगी। कर्नाटक की बंगलुरु है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, झारखंड की रांची है, बिहार की पटना है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, असम की दिसपुर है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की इम्फाल है, मणिपुर की क्या है, इम्फाल है और जो मिजोरम है इसकी आइजोल है और त्रिपुरा की अगरतला है और जो हमारा मेघालय है इसकी कौन सी है, शिलोंग है, ठीक है। ये मेघालय है, ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये मेघालय है, ठीक है। तो इसकी कौन सी है, शिलोंग है, ठीक है। आगे जो हमारी कर्नाटक इसकी बेंगलोर है, तमिलनाडु की चेन्नई है और केरल की तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। आगे आपको जहाँ पर भारत के भौतिक विभाजन के बारे में बताया गया है, हिमालय को मुख्यतः 3 मुख्य समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में है वहत हिमालय, जहाँ हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय, जहाँ हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। तो ये मैंने आपको बहुत ही विस्तार से पहले भी समझा दिया है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो मैंने आपको नक्शे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। विंध्य व सतपुड़ा श्रृंखलाओं में से नर्मदा तथा तापी जो नदियां हैं बहती हैं, जहाँ पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जा गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, जहाँ सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। भारत को 2 केंद्र द्वीप समूह में बांटा गया है। लक्षद्वीप समूह है, ठीक है, अरब सागर में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरह हमारे जो नोट्स हैं कंप्लीट होते हैं। ये आपको नक्शा दिखाया गया है भारत के भौतिक विभाजन का। तो ये जो इधर नदियां हैं आप इसे क्रम वाइज याद रखना। सबसे ऊपर झेलम नदी आती है और फिर चेनाब नदी आती है, फिर व्यास नदी, रावी नदी आती है, फिर व्यास नदी और उसके बाद सतलुज नदी। तो ये 5 नदियां हैं, इसको आप क्रम वाइज याद रखिएगा। और ये सभी मिलती कहाँ है, तो ये सभी सिंधु नदी में मिलती हैं, ठीक है। व्यास नदी एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती है, जो उससे पहले ही रावी नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है। फिर आपको हिमालय को बांटा गया कितने भागों में, ये मैंने आपको बता दिया था। इधर गंगा नदी, इधर चंबल नदी, जमुना नदी। अब यमुना नदी में कौन सी नदी आकर मिल रही है, चंबल नदी आकर मिल रही है। और ये गंगा नदी में, जहाँ प्रयागराज में जाकर कहाँ मिल जाएंगी, गंगा नदी में मिल जाएंगी। आगे ऊपर से भी 2 नदियाँ वगैरह आती हैं, ये भी से मिलती हैं। तो इधर से यहीं से निकलती है सिंधु मानसरोवर के निकट से, कैलाश श्रेणी मानसरोवर के निकट से, और जिसको शेरमुख कहते हैं, यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है, ठीक है। और जहाँ से
ब्रह्मपुत्र निकलती हुई जो अरुणाचल प्रदेश के यहाँ होते हुए जो है जहाँ पर दोनों नदियाँ मिलती हैं और विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये हमारे भारतीय मरुस्थल के बारे में बारे का क्षेत्र है। जो हमारी अरावली पर्वत श्रेणी है जो कि विश्व की सबसे प्राचीन है। जो हमारी विंध्य श्रेणी है, जी हमारी सतपुड़ा श्रेणी है और इनके मध्य में से नर्मदा नदी निकलती है और अरब सागर में गिरती है और इसके नीचे में से तापी नदी निकलती इधर गिरती है। ठीक है, फिर आपको आगे इधर महा जो नदी है उसके बारे में बताया गया है। फिर जो आपको जो इस ब्लू रंग में दिखाया गया है, जो पठार दिखाया गया है, जो हमारा पठारी क्षेत्र है। और जो तटीय क्षेत्र दिखाया गया है, जो येलो कलर में है, ये क्या है, ये हमारा मैदानी भाग है। ठीक है, और ये दक्कन का पठार दिखाया गया, जो पश्चिमी घाट है। और इसी तरह ये हमारा आगे चलता है। ठीक है, इन क्षेत्रों के बारे में आपको बताया गया है। ये नीचे गोदावरी नदी है, ये कृष्णा नदी है, ये कावेरी नदी है, ये नीलगिरी है, ये घाट दोनों के बारे में बताया गया है। और ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ उनके बारे में बताया गया। तो इस तरह जो हमारा ये चैप्टर है जो कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। मैंने आपको भारत की जो क्षेत्र हैं, भारत के राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन, भारत के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, भारत के प्रमुख राज्य और उनकी राजधानियाँ, भारत के और ये हमारी जो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, इस पर रांची पड़ती है। ठीक है, इनके और भारत की लंबाई चौड़ाई और इनका क्षेत्रफल काफ़ी गहराई से समझने की कोशिश की है। जो फैक्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के थे मैंने बहुत गहराई से समझाए हैं। अब आप जो ये नोट्स हैं जो आप अपनी कॉपी पर बना लेना ताकि आपको इस चैप्टर के विषय वस्तु आसानी से समझ आ जाए। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। आशा है आपको चैप्टर समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।